झारखंड के धनबाद जिले के श्यामनगर इलाके में एक यादव परिवार रहता था, जहां पर गंगा सागर यादव जो पशु व्यवसायी था। यह पशुओं का कारोबारी था। बेचना खरीदना यही इसका काम था। दूध निकाल के बेचना यही इनका कारोबार था। इनकी पत्नी जिनका नाम था धनवती, और ये दूर दूर तक चले जाते थे पशुओं को बेचने खरीदने के चक्कर में। एक दिन अपने पत्नी से बोले कि भाई की शादी नजदीक आ रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आता हूँ मार्केट से। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, कपड़े ले आइए, बच्चों के लिए भी कपड़े ले आइए। उसका एक बच्चा जो लगभग 2 साल का था, और एक बच्चा पेट में ही था क्योंकि वह गर्भवती थी। वह जो है कपड़े लेने मार्केट के लिए निकलता है, और जब मार्केट जाता है वहां से वहां लौट के नहीं आता है। शाम हो जाती है। उसकी पत्नी जो धनवती थी वह काफी परेशान होती है कि मार्केट से कपड़े लाने गए और अभी तक नहीं आए। तो उसने सोचा हो सकता है कि पशु खरीदने बेचने के चक्कर में कहीं दूर निकल गए हों, हो सकता है इस टाइम ना आए, वह कल परसों में भी आ सकते हैं। क्योंकि यह घटना 1998 के लगभग है। उस समय टेलीफोन वगैरह का इतना ज्यादा सिस्टम नहीं था कि तुरंत का तुरंत बात हो जाए। 1-2 दिन बीत गया, तब भी उसका कहीं नहीं पता चला। इधर उधर पता लगाते हैं नात रिश्तेदार में। फिर आखिरकार उसकी जो पत्नी थी वह पुलिस में कंप्लेन करती है और कहती है कि हमारे पति हमारे लिए कपड़ा लाने मार्केट से निकले थे और वहां आज कई दिन हो गया है, अभी वापस लौट के नहीं आए हैं। पुलिस भी खोजबीन करती है, और उसी समय पता चलता है कि पटना में एक बस एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस उनको सूचना देती है कि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, आप भी जाकर के देख लीजिए कि हो सकता है उस बस में आपके पति भी हों। लेकिन वहां पर पहुंचकर जो गंगा सागर यादव का जो भाई था वह देखता है तो वहां पर कुछ नहीं पता चलता है। वहां जो बस हादसा हुआ था उसमें वहां नहीं था। और गंगा सागर यादव के साथ में उनका एक जो मित्र था वह भी जो है गायब था। जो उसका दोस्त था जिसका नाम राजकुमार था, वह भी उसके साथ ही गायब था। काफी मशक्कत के बाद भी कहीं उसका कोई पता नहीं चलता है। सब लोग यह मान लेते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ कहीं किसी घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई हो। लेकिन जो उनकी पत्नी थी धनवती, उसको पूर्ण भरोसा था कि हमारे पति को ऐसी कोई बात नहीं हुई, वह जरूर लौट कर आएंगे, और वह उनके याद में हमेशा रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन जो है वह एक आस मन में लेकर के जिंदा थी कि कहीं न कहीं हो सकता है किसी दिन उनकी मुलाकात उनके पति से हो। इधर इनके जो दोनों बेटे थे वह धीरे-धीरे बड़े हो गए। उसके बाद में लगभग इस घटना को 27 साल बीत गए। 27 साल के बाद यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ का आयोजन हुआ तो जो बेटे थे दोनों, वह अपनी माता से कहते हैं कि माता जी चलिए हम आपको प्रयागराज में दर्शन करवा लाते हैं और संगम में डुबकी भी लगवा आते हैं। वह औरत कहती है ठीक है, जब आप दोनों कह ही रहे हो तो चलो हम प्रयागराज घूम के ही आते हैं। उसके बाद में घर से निकल लेते हैं और प्रयागराज पहुंचते हैं। जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो वहां पर वह औरत जो है मेला घूमने लगती है, और वही मेले में ही एक अघोरी को देखती है। एक अघोरी को देख करके वह वहीं रुक जाती है और बड़े ध्यान से उसको देखने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि यह अघोरी कोई और नहीं उसका पति है, जो 27 साल पहले बिछड़ गया था, कहीं चला गया था। वह बड़े ध्यान से उसको देखने लगती है और यही सोचती है कि यह हमारे पति ही हैं। जब एक ही जगह पर रुककर वह उसे देखने लगती है तो वहाँ बेटे उनके पूछते हैं कि आखिर माँ बड़े ध्यान से इनको क्यों देख रहे हो, क्या बात है। इतना बोलते ही वह औरत रोने लगती है और कहती है कि इनकी शक्ल तुम्हारे पिताजी से मिलती है, तुम्हारे पिताजी जैसे है, कहीं न कहीं ये तुम्हारे पिताजी हैं। यह सुनकर वह दोनों लड़कों को जो है बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे पिताजी इस वेशभूषा में और यहाँ पर यह कैसे हो सकता है। वह औरत कहती है नहीं, यहाँ तुम्हारे पिताजी हैं। देखते ही देखते वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वहां पे कुछ मीडिया के लोग भी आ जाते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। लेकिन वह अघोरी कहता है नहीं, मैं इन औरत को नहीं जानता हूँ, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा घर जो है बनारस में है,
हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता हैं, हमारे 5 बच्चे हैं। लेकिन वह जो औरत थी वह कहती है नहीं, यह जो है हमारे पति हैं। और कुछ निशान बताती है, कहती है कि हमारे पति के माथे पे जो कट का निशान है यह जब लगा था मैं बता सकती हूँ। और हाथ टूटा था उसको बताती है कि आप इसको टेस्ट करवाइए, इनका हाथ टूटा था और अगर नहीं भरोसा है तो डीएनए टेस्ट करवाइए। काफी मशक्कत के बाद भी वह जो अघोरी था वह कहता है नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, हम नहीं जानते आपको। इधर औरत जो है वह रोने चिल्लाने लगती है, कहती है नहीं, आप ही हमारे पति हो। इतने में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आती है तो मामले को शांत करवाती है और कहती है ठीक है, जैसा भी होगा हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। वहाँ जो अघोरी था वह कहता है कि हम लगभग 20 साल तक अपने घर पर ही तपस्या किए हैं, साधना किए हैं और उसके बाद में हमने इस रूप को धारण किया है। हमें संसार से कोई मोह माया नहीं है, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। लेकिन वह औरत कहती है नहीं, तुम वही हो जो अपने भाई के शादी में हमारे लिए कपड़ा लाने के लिए निकले थे, तुम्हारा नाम गंगा सागर यादव है। कहता है नहीं, हम कोई गंगा सागर यादव नहीं हैं। वह औरत कहती है तुम्हारे ही बच्चे हैं, अगर नहीं हो तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। लोगों में एक अजीब चर्चा होने लगती है कि आखिरकार की यह औरत कैसे इसका मिलन हो गया। और सबसे जो रोचक बात थी, उस औरत ने अभी उसके नाम का सिंदूर लगाना छोड़ा नहीं था, क्योंकि घटना को 27 साल लगभग हो गए थे। आखिर उसके मन में कुछ भी तो चल रहा था जिसकी वजह से वह सिंदूर लगा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पति जिंदा हैं और आखिरकार आज उसके दर्शन भी हो गए, मुलाकात भी हो गई। लेकिन जो वह उसका पति था गंगा सागर यादव जिसे कह रही थी, वह मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार यही कह रहा था कि हमारे जो है हमारा घर बनारस में है, हमारे 5 बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं। इन सारी बातों को भी उनके जो दोनों बच्चे थे, उस औरत के दोनों बच्चे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वह ध्यान से जब सुन रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका फैसला ऐसे नहीं होगा। अगर तुम हमारे पिताजी नहीं हो, तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, हम तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, तो जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुम्हारे माता पिता हैं, आप मुझे उनसे मिलवाइए। हम उनसे मिलने के बाद ही अपने आप को तसल्ली देंगे और अपने माता जी को तसल्ली देंगे कि यहाँ तुम्हारे पिता नहीं हैं और ये ना तो पति हैं। उनकी बात सुनकर सभी ने कहा हाँ, यह बात सही है। पुलिस भी इस पर मान गई कि हाँ, बात सही है। लेकिन जो वहाँ अघोरी था वहाँ आनाकानी करने लगा, कहने लगा कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं संसार से दूर जा चुका हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तब उसका लड़का जो है, जो उस औरत का था लड़का, वह उसके कान में जाता है और कहता है कि बाबूजी, आप हमारे पिताजी हो, माताजी झूठ नहीं बोल रही हैं, जो भी निशान बता रही हैं वह सही दिख रहा है, आप घर चलिए। तब वहाँ घोरी कहता है कि मुझे तुम लोगों की कोई बातें नहीं सुनाई पड़ती हैं, मुझे सिर्फ भोलेनाथ की बातें सुनाई पड़ रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। पुलिस उन सभी को लेकर के थाने आती है और वहाँ पे लिखा पढ़ी होता है और कहती है कि जैसा भी होगा हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद ही इसकी सच्चाई को हम पता लगाएंगे। और उसके लड़के कहते हैं कि जांच भी करवाइए, डीएनए टेस्ट भी करवाइए और इनके जो परिवार वाले हैं, जिनको यह अघोरी बता रहा है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें भी उनसे मिलवाइए। जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, हमें तसल्ली नहीं होगी, ना तो हमें होगी, ना तो हमारे माता जी को होगी। क्योंकि हमारी माता जी के मन में जो जो एक विश्वास है, उस विश्वास के दावे पे हम भी यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हैं, माता जी झूठ नहीं बोलेंगी। पुलिस इस मामले की छानबीन करना शुरू कर दी है और अभी सही नतीजे पर नहीं पहुंची कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। जैसा भी होगा पुलिस छानबीन में पता चलेगा। आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।